हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फर्स्ट स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th वाले बच्चा का जो साइंस का एग्जाम आपका 27 तारीख होने वाले उन सभी छात्रों के लिए आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और VVI यानी ये छपेगा एकदम 100%। आप ठान लीजिए, इसको जो दे रहे हैं अभी आपको क्वेश्चन, जो कंटेंट आपको दे रहे हैं ये क्वेश्चन एकदम 100% आने वाला है। और अभी आपको फर्स्ट पार्ट मिल रहा है, कुछ देर में आपको सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह से मिलेगा, ताकि आपका पूरा साइंस का जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो और आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, पूरा एग्जाम को अच्छी तरीके से फाड़ के आएंगे। जैसे कि आज आपको सुबह सुबह वीडियो दिए थे मैथ का, और जो क्वेश्चन आपको मैच किया है ना, उसी तरह आपका साइंस का भी जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं पूरे पार्ट बाय पार्ट में। अभी फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं आपको, कुछ देर के बाद हो सकता है आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप अभी तक आप लोगों ने मॉडल पेपर का 5 सेट हम आपको पूरे अच्छे तरीके से कवर कराए हुए हैं पूरा पीके फॉर स्टडी की तरफ से। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो उसको जाके देखिए, 5 का 5 सेट पूरा क्लियर कराया हुआ है। और हमें कोई कंटेंट अभी ऑब्जेक्टिव का मिलेगा तो हम आपके लिए जरूर टाइप करेंगे और उसको आपके तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि सारे दोस्त के पास आपके पहुंचे और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, सभी लोगों का अच्छे से बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो सके, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्ट का मिले और अच्छे से आपका एग्जाम का तैयारी हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन सेलेक्टेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, जो कि कल नहीं 27 तारीख के एग्जाम में आपका छपने वाला, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं और उसको याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी रिपीट करेंगे, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। और अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। कुछ देर के बाद आपको सेकेंड पार्ट हो सकता है मिल सकता है, अगर पूरा क्लियर उसका टाइपिंग हो जाएगा तो आपको पूरा सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको 19 क्वेश्चन टोटल कराने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम छपेगा, 100% छपेगा। VVI क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए। आप जितने भी अभी आपको क्वेश्चन दिखा देने वाले हैं, आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को देखिए, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, इसको समझने एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक को लिखिए। इसके मात्रक को ही पूछ लिया और विद्युत धारा के बारे में पूछ लिया, तो इसको समझते हैं इसका आंसर क्या है, इसको याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उत्तर समझिएगा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रहेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इस तरह हम आपके सब क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, याद रहेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता को ज्ञात करना। देखिए इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखिए F बराबर क्या दिया है, 2 मीटर दे दिया, कितना दिया है, 2 मीटर दिया। यहाँ पे P बराबर क्या फॉर्मूला है, इसका क्या मांगा, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करने बोला, तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला के साथ साथ उसको सॉल्व किए। यहाँ पे देखिए P बराबर क्या हो गया, 1/f। 1/f का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.5d, यानी कि d क्या है, डायोप्टर है, तो 0.5 डायोप्टर होगा। अवतल लेंस की क्षमता कितना क्या हो गया, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे, इसका जो ज्ञात करके निकाले कितना, 0.5 डायोप्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, संतुलित क्वेश्चन समझिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, समझ में आ गया। तो आइए उत्तर को समझते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ अगर बैलेंस बराबर होगा उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है। यहाँ पे आप लोगों को अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, जब अपने भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणु, जिसमें जैसे कि आप लोगों ने कोई भी समीकरण देखते हैं उसमें से क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु लगे रहते हैं। यहाँ पे जब किसी रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ
तरफ बराबर होगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम केवल समीकरण की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख लीजिए, आपका एग्जाम में छपेगा, एकदम छपेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए उत्तर को समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के स्केल को ही पीएच स्केल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्न यौगिकों का आयुपीएसी नाम क्या है। यहाँ पे देखिए यौगिक दे रखा है कि निम्न यौगिकों का आयुपीएसी नाम लिखें। यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका जो आयुपीएसी नाम होगा ब्रोमोएथेन होगा। क्या होगा, ब्रोमोएथेन होगा। समझ में आ गया। इसका जो आयुपीएसी नाम होगा क्या होगा, ब्रोमोएथेन हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर को समझिएगा। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति, उत्तर समझिएगा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसई यानी कि वसा वाला जो होता है, वसई अम्ल एवं गिल्सरोल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसीय अम्ल एवं गिल्सरोल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है। ठीक है, तो उत्तर समझिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसमें इनके निम्न घटक है। यहाँ पे देखिए निम्न घटक कौन कौन सा है, ग्राही अंग, संवेदी, तंत्रिका केंद्र, प्रेरक तंत्रिका, अभिवाही अंग, ये सब क्या है, इसके निम्न घटक है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपको पूरा अगर नहीं भी लिख पाएंगे, बाइस अगर क्वेश्चन आ गया तो इसमें से कुछ पॉइंट को आप लिख सकते हैं ना। प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसके जो निम्न घटक क्या है, ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिका केंद्र, प्रेरक तंत्रिका और अभिवाहिक अंग। ठीक है, तो इस तरह से इसका घटक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों में क्या अंतर है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का एकदम छपेगा। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अंतर, इसमें से क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए पहला पॉइंट दिया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के केविन स्रोत जो अपरिमित है तथा जिनकी प्रवृत्ति निरंतर प्रदान कर रही है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा केविन स्रोत जो अपरिमित है तथा जिनकी प्रकृति निरंतर प्रदान कर रही है, जिसकी प्रकृति क्या तो निरंतर प्रदान कर रही है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसमें समझते हैं नवीकरणीय में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं, क्या है, इसका जो स्रोत है जो क्या समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं और जो कि प्राकृतिक रूप से दिया गया है उससे हमारे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचता। ठीक है, जो मानव निर्मित सारे जो बनाए गए हैं उससे क्या होता है, हमारे प्रकृति को बहुत सारे नुकसान होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ में आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक क्या है, इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए उत्तर में देखिए कि
उत्तर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। किससे? P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस का SI मात्रक क्या होता है? लेंस का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसको याद रखेंगे। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम की लेंस को क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। यहां तक याद हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन 10 पे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे समझिएगा उत्तर वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है CuO प्लस H2 को जब उपचयन अभिक्रिया किया गया तो यहाँ पे क्या बना? Cu प्लस H2O बना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आ गया? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। क्या होता है? उपचयन भी होता है और अवकरण भी होता है। दोनों क्रियाएं क्या होता है भैया? साथ साथ में होता है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि CuO प्लस H2 को जब उपचयन और अवकरण दोनों की क्रिया के यहाँ पे Cu प्लस H2O बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, तो इसको समझते हैं। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एकल बंधन में होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या हुआ? फिर से सुनिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एकल बंधन में होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इस पे आइए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे एक वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिएगा। यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। कौन? तो यहाँ पे देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ये अभिक्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होते हैं। CnH2n+2 होते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, इसमें समझिएगा, इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। समझ में आ गया? द्विबंध रहेगा तो CnH2n होगा, CnH2n होगा और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एल्केन कहते हैं। इसका जो पॉइंट है, जबकि इसमें समझिएगा, जबकि इसमें द्विबंध वाले को एल्किन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबंध वाले को क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं और त्रिबंध वाले को क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसका प्रथम सदस्य मेथेन है। इसका प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन है। ठीक है, इसमें समझिएगा, इसमें द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन है। कौन सा है? एथीन। और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन है। प्रथम का क्या होगा? प्रथम सदस्य का एथीन है और द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन है और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य क्या? एथाइन है। ठीक है, याद रहेगा। तो आप लोगों ने एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो ताकि आपकी माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। देखिए, खनिज वे तत्व या यौगिक जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? वे तत्व या यौगिक जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क को समझिएगा, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु में अत्यधिक मात्रा में होती है। कुछ समझिएगा, कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातु में अत्यधिक मात्रा में होती है जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग देखिएगा, गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। खनिज, अयस्क और गैंग किसे कहते हैं? ये 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण के 3 उपाय बताइए। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के 3 उपाय को बताना है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, उत्तर देखिए 3 उपाय इस प्रकार है। देखिए पहला पॉइंट है कि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं। वन क्या करते हैं? मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वन वर्षा में सहायक है तथा जलवायु का अनुरक्षण करते हैं। वन क्या है? वर्षा में सहायक है तथा जलवायु का क्या करते हैं? अनुरक्षण यानी कि रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। वन क्या एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है? वे वन प्राणियों को शरण भी प्रदान करते हैं। वन क्या है? एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन, और वन में रहने वाले जीव जंतु जितने भी है सभी को वो एक घर की तरह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और वहां पे रहने के लिए उसको शरण देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 13 पूरा क्लियर कर लिया। हम लोग क्वेश्चन 14 पे आते हैं कि जैव नवीकरण एवं अजैव, यहाँ पे अजैव होगा। ठीक है, अजैव नवीकरण में अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ इसको समझिएगा कि जैव नवीकरण क्या है। यह एक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। क्या होते हैं? जैव नवीकरण जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अजैव नवीकरण को समझिएगा, इनका उद्घाटन नहीं होता। इनका क्या होता है? उद्घाटन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इनका चक्रीकरण होता है। क्या होता है? जैव नवीकरण का क्या होता है? इसका चक्रीकरण होता है। इसका अजैव नवीकरण का इसका चक्रीकरण नहीं होता है। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अधिक मात्रा में प्रदूषक होते हैं। जैव नवीकरण क्या होते हैं? एक अधिक मात्रा में प्रदूषक होते हैं, लेकिन अजैव नवीकरण जो है ये कम मात्रा में प्रदूषक होते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है जैव नवीकरण में घरेलू अपशिष्ट, मल मूत्र, वाहित मल, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी तथा कपड़ा आदि। ठीक है, ये इसका जैव नवीकरण का है। ठीक है, अजैव नवीकरण का उदाहरण समझिएगा, प्लास्टिक, डीडीटी, पीड़कनाशी, पारा, सीसा, अमोनियम, रेडियोधर्मी प्रदूषक आदि। ये सब किसका है? अजैव नवीकरण संसाधन का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ग्रुप सी पे। यहाँ पे देखिए पार्श्व क्रम संयोजन क्या है? पार्श्व क्रम संयोजन क्या है? पार्श्व क्रम में जुड़े R1 एवं R2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना होगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा समझिएगा, पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन दिया है, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका जो व्यंजक प्राप्त करना है इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए माना कि R1 और R2 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़कर किसी चालक तार द्वारा किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तथा बैटरी से प्रवाहित धारा I को क्या होते हैं? विभव VA से I1 एवं I2 भागों में बैठ जाती है। I1 I2 भागों में बैठ जाती है तथा विभव VB में पुनः मिलकर मूल धारा I बन जाती है एवं प्रत्येक प्रतिरोध का विभव क्या होगा? यहाँ पे देखिए I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2। इसको समीकरण क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए। ठीक है, तो I बराबर वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2। इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए ओम के नियम से R1 प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या होगा? V बाय R1। ठीक है, यहाँ पे R1 देखिए फिगर में देख रहे हैं आप, R1 कहाँ पे है? यहाँ पे R1 है। इसको समझिएगा, V बाय R1 ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे समझिएगा इसको कि R3 बराबर जो है प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या होगा? V बाय R2, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, V बाय R2 इसको समीकरण क्या मान लिए? थर्ड मान लिए। अब देखिए सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर क्या होता है? समीकरण सेकेंड और थर्ड को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 बराबर क्या होता है? I होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पहला समीकरण में पढ़े थे I1 प्लस I2, इसको समीकरण फर्स्ट में पढ़े थे हम लोगों ने, पढ़े ना। तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 बराबर V1 बाय R1 प्लस V बाय R2, जैसे कि समीकरण 3 और 4 में हम लोगों ने इसको समझे हैं। ठीक है, समझे हैं ना? अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I को क्या, I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया? I हो गया। I1 प्लस I2 बराबर क्या? I हुआ, क्योंकि हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट में देखे थे। ठीक है, और V को क्या किए? कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस तरह से क्या बन गया? समीकरण 4 बन गया। समीकरण 4 बराबर क्या हो गया? I बराबर V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस तरह से समीकरण 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब
यहाँ पे देखिए, अब यदि तीनों प्रतिरोधकों का एक समतुल्य प्रतिरोधक R को परिपथ में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो I2 बराबर देखिए V/R। I2 बराबर क्या है, V/R है, तो इसको समीकरण 5 मान लिया। ठीक है, किताब समीकरण 5 तथा 4 से यहाँ पे कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे देखिए V/R1, V/R किसका वैल्यू है, यहाँ पे I2 का वैल्यू है ना। तो यहाँ पे देखिए V/R इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समीकरण 4 का वैल्यू ये है। ठीक है, और इसका वैल्यू 5 का वैल्यू ये है ना। यहाँ पे देखिए 5 तथा 4 से बात हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का जो वैल्यू है यहाँ पे V/R है, और 4 का जो वैल्यू है V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 है। आप लोगों ने समीकरण 4 यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब इसको V/R का वैल्यू है 1/V, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V से V क्या आ गया, कट गया, क्योंकि ये बराबर पे है ना, ये बराबर पे है। तो यहाँ पे क्या बचा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बच गया, यानी कि V से V क्या आ गया, कट गया। तो यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि 16.4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, इस तरह से क्या बना, एक फार्मूला बना। ठीक है, ठीक, क्या बना, फार्मूला बना। 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसी पे यहाँ पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि 16.4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए F बराबर, यानी कि फोकस जो दिया है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर यानी -20, क्योंकि ये क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है, तो इसलिए -20 होगा। चलिए यहाँ पे देखिए U बराबर क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर, और H1 बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे H2 बराबर निकालना है और V निकालना है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया अवतल लेंस का फॉर्मूला, यानी 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो इसको जब 1/V निकालेंगे तो 1/V से बराबर करेंगे तो 1/F प्लस, ये माइनस में तो क्या बदल के आएगा, इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दिए और इसका वैल्यू इस तरह से -V बराबर कितना निकला, -82। आप लोगों ने इसको निकाल लीजिएगा। और इसके बाद आगे अब H2/H1 निकालेंगे, तो यहाँ पे H2 बराबर V और H2 बराबर V और H1 बराबर क्या U है। तो H2 बराबर जब निकालेंगे तो H2 बराबर V/U इंटू H1, यहाँ की क्योंकि H2 निकालना है, तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना निकला है, -12 निकला है, और U का वैल्यू कितना, -30 है, इंटू H1 का वैल्यू क्या है, H1 का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अतः स्थिति -12 सेंटीमीटर, प्रकृति बराबर क्या, आभासी एवं सीधा है। क्या है, आभासी एवं सीधा है। आकार देखिए 1.6 सेंटीमीटर वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 16 नंबर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखिए। ठीक है, इसके कच्चे पदार्थ का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए साबुन और अपमार्जक में अंतर को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा साबुन जो होता है ना, ये साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, अपमार्जक में देखिएगा, अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें COO सिंगल बॉन्ड Na प्लस आयन होते हैं। क्या होते हैं, COO सिंगल बॉन्ड Na प्लस आयन होते हैं। ठीक है, और इसमें कहता है आयनिक समूह SO3 सिंगल बॉन्ड Na प्लस होता है। समझ में आ गया। ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते, कौन, साबुन, ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं। ठीक है, और अपमार्जक को देखिएगा कि ये इनके क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः ये अच्छे धुलाई कारक माने जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से फिगर है, आपको दिखता होगा। आप लोगों ने नेट क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा, और नहीं तो आप इसको गूगल से डाउनलोड करके इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिएगा कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, नाम के साथ साथ आपको चित्र भी दिखाना है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको पूरा HD क्वालिटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि मेंडल कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहते हैं मटर के पौधे पे रिसर्च किए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत बार इसको पढ़े हैं। ठीक है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसको समझते हैं कि मेंडल ने अपने
कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के दो विकल्प जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधों एवं बौने पौधे के बीच संकरण कराया और पाया देखिए इसमें क्या पाया, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल भेजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोलाकार प्रभावी लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है F2 पीढ़ी में। देखिए क्या हुआ, F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु बौने बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीज वाले हैं। तो इस तरह से मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होने का क्या रिसर्च किया था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 19 क्वेश्चन जो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे देखिए इसका निष्कर्ष जो निकला उसको समझते हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि विलक्षण वाले स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे के पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले और अपने बोर्ड एग्जाम को फाड़ के आए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे कंटेंट आपको, साइंस का भी फर्स्ट पार्ट मिला है, कुछ देर के बाद हो सकता है आपको सेकंड पार्ट मिलेगा इसका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखा है मॉडल पेपर का 5 सेट, तो हम आपको पूरा वीडियो के साथ कराया हुआ है, इस चैनल पे है पीके फॉर स्टडी पे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। 5 का 5 सेट पूरा उत्तर के साथ बताया गया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। और हमें टाइम मिला तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे, जो सिलेक्टेड होगा, जो आपके एग्जाम में छपने वाला होगा। और अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपको दिया जा रहा है अभी, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपेगा, गारंटी है कि एकदम छपना ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।